अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग की दो अहम इकसाम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को तफसील से समझा था, जहां इलेक्ट्रॉन्स या तो मुकम्मल ट्रांसफर होते थे या आपस में शेयर किए जाते थे। आज की वीडियो में हम बॉन्डिंग की एक और ख़ास किस्म पर बात करेंगे, जिसे डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। A dative bond is formed between two atoms when the shared pair of electron is donated by one of the bonding atoms. एक dative bond उस वक्त बनता है जब दो एटम्स के दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा यानी पेयर सिर्फ एक ही एटम की तरफ से दिया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, लेकिन डेटिव बॉन्ड में एक एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है शेयरिंग के लिए। इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन H2O एंड ए प्रोटॉन। आइए हम पानी और एक प्रोटॉन के दरमियान बॉन्ड बनने की मिसाल को देखते हैं। इस मिसाल से डेटिव बॉन्ड का कॉन्सेप्ट वाज़ेह हो जाएगा। वाटर हैज टू कोवलेंट बॉन्ड्स एंड देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम। अब पानी में दो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और ऑक्सीजन एटम पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े जो बॉन्ड नहीं बनाते वो मौजूद होते हैं। ऑन दी अदर हैंड द प्रोटॉन इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हाइड्रोजन एटम से जब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाता है और उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए इसे स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। Therefore, the oxygen atom can donate its lone pair of electrons to the acceptor hydrogen ion, and this result in the formation of a dative bond as in the figure 3.3a। इसी वजह से ऑक्सीजन एटम जिसके पास लोन पेयर है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे सकता है जो इलेक्ट्रॉन्स को कबूल यानी एक्सेप्ट करने वाला है। इस अमल के नतीजे में डेटिव बॉन्ड बनता है, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। इससे हाइड्रोनियम आयन बनता है। अगर आप इस फिगर पर गौर करें तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन एटम के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक लोन पेयर से एक एरो निकलकर हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन की तरफ जा रहा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ शेयर कर रहा है। ये एरो ही डेटिव बॉन्ड को दिखाता है। इससे हाइड्रोनियम आयन बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो कंटेन ए डेटिव बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ऑक्सीजन और कार्बन एटम्स के दरमियान एक डेटिव बॉन्ड मौजूद होता है। ऑक्सीजन शेयर इट्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्बन एटम्स टू मेक ए नॉर्मल डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ अपने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, जिससे एक नॉर्मल डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। However, the valency of carbon is not satisfied with these bond। लेकिन इन दो बॉन्ड्स के बावजूद कार्बन की वैलेंसी यानी बॉन्ड बनाने की सलाहियत या स्टेबल होने के लिए दरकार इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इट नीड्स वन मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। कार्बन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक मजीद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ऑक्सीजन एटम डोनेट्स वन ऑफ इट्स लोन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड व्हिच इज ए डेटिव बॉन्ड एज एक्सिबिटेड इन फिगर 3.3b। इस कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन एटम अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा होता है कार्बन को दे देता है, ताकि एक और कोवलेंट बॉन्ड बन सके। ये बॉन्ड डेटिव बॉन्ड कहलाता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान टोटल 3 बॉन्ड्स होते हैं, 2 नॉर्मल कोवलेंट और एक डेटिव। अब हम इस डायग्राम पर बात करते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पहले से 2 लाइंस यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड हैं। फिर ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ
ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ एक एरो डेटिव बॉन्ड दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर कार्बन के साथ शेयर किया है ताकि कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो सके। इस कार्बन को देखें, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर हुए और डबल बॉन्ड बने। ये तीसरा जोड़ा जो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं ऊपर, ये इस ऑक्सीजन एटम ने इस कार्बन के साथ शेयर किया और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना ये वाला, इसको आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंटेड इन फिगर 3.3c. It is formed by a reaction between oxygen molecules with an oxygen atom, a free radical. अब ओजोन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ओजोन तब बनता है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है। One of the oxygen atoms in the molecule donates a pair of electrons to make a coordinate covalent bond with this free radical. ओजोन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल ऑक्सीजन एटम को दे देता है ताकि इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सके। Therefore, the central atom has total 3 bonds including a double bond on one side and a coordinate covalent bond on the other. It carries a positive charge while the oxygen atom that accepts the lone pair carries a negative charge. इस वजह से ओजोन में जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम होता है, इसके पास टोटल 3 बॉन्ड्स होते हैं। एक तरफ डबल कोवलेंट बॉन्ड जो आप ये देख सकते हैं और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है फ्री रेडिकल ऑक्सीजन एटम के साथ। जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा देता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि वो ऑक्सीजन एटम जो लोन पेयर कबूल करता है यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेकर स्टेबल होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो डियर, कोवलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स आपस में अपने एक इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, दूसरा कबूल करता है। इन दोनों में मेन फर्क है ही यही कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक चेक 3.1, ड्रा द लेवल स्ट्रक्चर ऑफ N2 and CS2 मॉलिक्यूल। तो डियर, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक एटम ये है, इसी तरह एक एटम यहाँ पे और पड़ा हुआ है नाइट्रोजन का, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे। और यहाँ अब देखो क्या होगा, इस एटम्स के पास भी 8 पूरे हो गए, इसके पास भी 8 पूरे हो गए, और इसके अलावा हर नाइट्रोजन के पास एक यहाँ पे लोन पेयर भी होगा। इन दोनों के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और यही इसका लेवल स्ट्रक्चर है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की, तो कार्बन का एक एटम और सल्फर के 2 एटम हैं। तो कार्बन एटम को आप यहाँ दरमियान में रख लें। कार्बन एटम के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर आप बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे हम क्रॉस के साथ शो करवा देते हैं, इधर भी और इधर भी, चूंकि यहाँ 2 एटम है तो यहाँ हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसके बना दिए यहाँ पे। तो देखो अब देर क्या होगा, कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये वाला इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। इस तरह इस कार्बन और सल्फर के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, इस कार्बन और इस सल्फर के दरमियान भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, और ये लेवस स्ट्रक्चर है कार्बन डाइसल्फाइड का। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरोन इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड, डज इट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेर हम बात करते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। हम पहले इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। ये बोरोन है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, जो हम यहाँ पे क्रॉस लगा के शो करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे एक फ्लोरीन का एटम यहाँ पे हम शो करवाते हैं। ये फ्लोरीन का एटम बोरोन के इस एटम के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब थोड़ा सा जरा गौर करें, बोरोन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए फ्लोरीन के 3 एटमों के साथ। बॉन्ड बनाने के बावजूद इसके पास देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन,
और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, कम है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। यानी बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं। बोरोन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। सो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हो गए शेयरिंग के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कबूल कर सकता है ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ ए डैटिव बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3। तो डेयर यहाँ पहला मॉलिक्यूल है अमोनिया। अमोनिया NH3 के दरमियान यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन के साथ। ठीक हो गया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए, 2 यहाँ पे वैसे ही पड़े हैं जिनको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी आपने बोरोन ट्राइफ्लोराइड की फॉर्मेशन देखी, वहां आपने ये देखा कि बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो होगा क्या, जब इनका आपस में सामना होगा अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, तो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये बोरोन को दे देता है और इस तरह इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। यानी नाइट्रोजन डोनर के तौर पे काम करता है, बोरोन एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, NH3 एरो लगाएं, BF3, यानी अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन को दे रहा है। एरो हमेशा नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ होगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल में शेयर करता है, जिससे एक डैटिव यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस अमल के नतीजे में NH3 BF3 अडक्ट बनता है। अडक्ट को ऐसे शो करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने केमिकल बॉन्डिंग की तीसरी अहम किस्म डैटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को तफसील से समझा। हमने देखा कि कैसे इस बॉन्ड में सिर्फ एक ही एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा प्रोवाइड करता है, जैसा कि हाइड्रोनियम आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की मिसालों में देखा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। अगली वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के दूसरे अहम पहलू पर बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड पोलैरिटी वगैरह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।